मिलेंगे। इनमें क्या है, हमने दो रचनाएं, दो की जगह हमने 3 से 4 रचनाएं की है। इसके बाद में भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, हमने जो नोट्स हैं बिल्कुल बुक और गाइड का बिल्कुल शॉर्ट करके यहाँ पर नोट्स आपको उपलब्ध कराया है। आप आगे भी इसी प्रकार क्लास को आप कंटिन्यू रखिए, आपको पूरी हिंदी यहाँ पर कवर करवा दी जाएगी। इसके बाद में हर सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू कुमार नागर। आज की हमारी वीडियो 12th क्लास की हिंदी से प्रारंभ हो रही है। हमारा जो लेक्चर है 9 से 12 तक की क्लासेस चल रही हैं। इसमें आज हमारी 12th क्लास की जो हिंदी है, हिंदी से हम आज पहला लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा कवि परिचय। कवि परिचय को हमने उस प्रकार नोट्स में तैयार किया है जैसे एग्जाम में आता है, और उसी हिसाब से पूरे क्वेश्चन बेस में ये तैयार हुआ है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं और क्वेश्चन फॉर्म में ही हम इनके आंसर लिखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। परिचय में इनमें क्वेश्चंस में आता है दो रचनाएं, दूसरे नंबर पे आता है भाषा शैली, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा साहित्य में स्थान। तीसरे नंबर पे आता है हमारा साहित्य में स्थान। तो हमको केवल इन 3 चीजों को ही यहाँ पर देना है, क्योंकि ये नहीं लिखना है उसमें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये इनने कहाँ से पढ़ाई की, ये सारी चीजें नहीं लिखना है। केवल हमें उनकी 2 रचनाएं देना है, भाषा शैली देना है और साहित्य में स्थान देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को तैयार करना है और केवल इतना ही लिखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में किस प्रकार आंसर करेंगे, तो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं उनकी 2 रचनाएं। तो उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में हम कम से कम 3 से 4 रचनाएं करेंगे यार, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 रचनाएं याद करो और अगर एग्जाम में जाके आप एक आध रचनाओं को भूल जाओ। तो इस प्रकार हम 3 से 4 रचनाएं करेंगे। तो हमारी रचना है इनकी मधुबाला, दूसरे नंबर पर है मधुशाला, तीसरे नंबर पर है मधु कलश। मधु कलश, ये 3 रचनाएं तो आपको याद रखना है, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। ये जरूर आपको एग्जाम में लिखकर आना है। इनकी जो 2 रचनाएं थी, 2 में हमने 3 लिख ली है, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। एक और चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो चौथे नंबर की रचना है तेरा हार। इसकी जो ये जो हमारी रचना है इसका है तेरा हार। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, तेरा हार, ये हमारी 4 रचनाएं हो गई। अब हम इनकी भाषा शैली लिखेंगे और साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब हम भाषा शैली पर आते हैं। तो भाषा शैली में हम क्या लिखेंगे, समझिए। अब जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वो है भाषा शैली। हमारी 2 रचनाएं हो चुकी हैं, 2 रचनाएं हो चुकी है। अब हमारा पॉइंट आ रहा है भाषा शैली, फिर आएगा हमारा साहित्य में स्थान। तो भाषा शैली को हम किस प्रकार लिखते हैं, चलिए हम समझते हैं भाषा शैली को। भाषा शैली में हम सबसे पहले इनके लिखेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में हम 2 से 3 पॉइंट देना है। भाव पक्ष में हम क्या क्या दे सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा हालावादी दर्शन। हालावादी दर्शन, जैसे इनकी जो रचना है मधुशाला, मधु कलश, इनमें सब में हालावादी दर्शन, ये हालावादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे इनकी रचना है मधुशाला में हालावादी दर्शन दिखाया गया है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा रहस्यवादी भावनाएं। रहस्यवादी भावनाएं,
इनकी रहस्यवादी भावनाएं इनकी रचनाओं में इनकी सुंदर अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह होता है कि रहस्यवादी भावनाएं इनकी जो रचना है इसमें हमेशा सस्पेंस बना हुआ रहता है, आखिरी में जाके ये सस्पेंस क्लियर होता है, यानी रहस्यवादी भावनाएं इसमें मिलती हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेम और सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य, इनकी जो रचनाएं हैं इसमें प्रेम और सौंदर्य इनकी रचनाओं में अभिन्न अंग रहा है। रचनाओं में अभिन्न अंग रहा है। अच्छा, प्रेम और सौंदर्य ये शब्द हमें बार बार देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रेम और सौंदर्य का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जिसमें नायक और नायिका के बारे में वर्णन हो। नायक और नायिका के जैसे नायिका अगर सुंदर है तो उसके बारे में वर्णन होता है, और उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार इस टाइप की जो चीजें होती है वो सभी प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत आती है। तो ये हलावादी दर्शन के प्रवर्तक हैं, रहस्यवादी भावनाएं हैं इनकी रचनाओं में, और प्रेम और सौंदर्य का रचनाओं में अभिव्यक्ति मिलती है। इसके बाद अब इनका कला पक्ष में देखते हैं, कला पक्ष में क्या क्या है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब आते हैं हम कला पक्ष पे। अब हम आते हैं कला पक्ष पे। तो कला पक्ष में है हमारा कला पक्ष। कला पक्ष में आता क्या क्या है, इसमें आता है मुख्यतः भाषाएं आती है कि अलंकार आते हैं या किस प्रकार की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो कला पक्ष में आता है सबसे पहले भाषा। कला पक्ष में आता है सबसे पहले भाषा। तो ये शुद्ध साहित्यिक, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, इसके साथ ही उर्दू, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का भी क्या किया है, प्रयोग किया है। इसके साथ ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग। ये जो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, इस ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखें, क्योंकि आने वाले 2-3 और कवि हैं उनमें ये शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग अधिक किया गया है। तो इन्होंने क्या किया, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी क्या किया है, प्रयोग किया है। अब इसके बाद में इनकी जो शैली है, शैली है इनकी सरल व सरस शैली में गंभीर विचार है। गंभीर विचार है। इनकी जो शैली है वो सरल है, सरस है, और विचार कैसे है, गंभीर विचार है। कभी कभी आपको थोड़ा सा मात्राओं में अगर थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम आए तो आप इसको उच्चारण से समझ सकते हैं। सरल, सरस शैली में गंभीर विचार है। इसके बाद में आ रहा है इनका अलंकार योजना। तो तीसरा पॉइंट है हमारा अलंकार योजना। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अलंकार, ये वाला जो पॉइंट है, हर कवि में आप ये वाला पॉइंट डालना है, अलंकार योजना, क्योंकि अधिकतर सारे कवियों ने अलंकार का प्रयोग किया है और कुछ अलंकार सेम टू सेम होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से डालना है, एक साहित्य में स्थान और एक ये वाला। ये पॉइंट ऐसे होते हैं कि कॉमन होते हैं, आप किसी में भी इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आदि अलंकार का
क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा कला पक्ष, यानी भाषा शैली में हमने पहले भाव पक्ष लिखा, फिर हमने कला पक्ष लिखा, उनके 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखे, उनके 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अगर आपके पास समय कम है तो आप ये 2 पॉइंट भी पेपर में लिखकर आ सकते हैं और उसके भी 2 पॉइंट लिखकर आ सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा आखिरी वाला जो पॉइंट बचा है वो है हमारा साहित्य विस्तार। इसे हम अच्छे से करते हैं, तो आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में अब हमारा बचा है साहित्य में स्थान। हमने नोट्स इस प्रकार से बनाए हैं क्योंकि कहीं पे भी आपको किताबों में, गाइडों में इस प्रकार के नोट्स बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखा होता है, इसलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट तैयार किए हैं। तो अब हमारा बचा है साहित्य में स्थान। अब हमारा अगला पॉइंट है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में हमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट है हमारा साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, ये हालावाद के प्रवर्तक है। ये क्या है, हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखना है, इनकी जो रचना है वो प्रेरणादायक रचनाओं ने हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं प्रेरणादायक हैं, इनकी रचनाएं प्रेरणादायक हैं, जिससे हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, अद्वितीय स्थान है। स्थान है, ये हमारा हिंदी साहित्य में योगदान हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कहीं कहीं आपको मात्राओं में अगर आपको क्लियर ना दिखे तो आप इसको अंदाजा लगा के उच्चारण के हिसाब से आप सही करके लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, इनकी रचनाएं प्रेरणादायक है, जिससे हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। ये हमारा पहला कवि परिचय समाप्त हो गया। बस आप इतना लिखकर आ जाएंगे, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में हम दूसरे कवि पर आते हैं। तो हमारे जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण सिंह। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारी दूसरे कवि पर पहुंचते हैं। शांति से आप आराम से इनके एक बार नोट्स बना लीजिए। इसके बाद में आपको फिर बस केवल नोट्स को एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो बस पहली बार में आप शांति से बना लीजिए। अब हमारे दूसरे जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण सिंह, और उनका भी क्वेश्चन सेम ही आएगा। उनका जो क्वेश्चन है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा कि उनकी 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो हमारे जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण सिंह जी। दूसरे कवि हैं कुंवर नारायण सिंह जी का परिचय दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। यानी एक क्वेश्चन आपका जरूर कवि परिचय आता है, तो हमारा जो कवि परिचय दूसरा चल रहा है तो वो है कुंवर नारायण सिंह जी। इनकी कितनी 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताना है। तो सबसे पहले हम उनकी रचनाएं लिखते हैं। तो हमारा उत्तर है, उत्तर में क्या है, रचनाएं। तो रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं हमारी, सबसे पहली है चक्रव्यूह। पहली रचना है हमारी क्या, चक्रव्यूह। दूसरी है तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक आमने सामने, आमने सामने। चौथा है कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक कैसी रहेगी, चक्रव्यूह, इसके आमने सामने
कोई दूसरा नहीं। चक्रव्यूह आमने सामने कोई दूसरा नहीं। तो आप इसको तीनों रचनाओं को या चारों रचनाओं को याद कर सकते हैं। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, आमने सामने दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसके बाद में ये हमारी रचनाएं हो गई। अब इनकी में हम भाषा शैली पर आते हैं। अब इनकी भाषा शैली पर आएंगे तो इनकी भाषा शैली है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इनकी जो भाषा शैली है वो भाषा शैली में हम सबसे पहले भाषा शैली में हम सबसे पहले लिखेंगे इनका भाव पक्ष। भाव पक्ष का मतलब क्या होता है पहले समझिए कि उनकी जो कविताएं हैं उनमें क्या भावनाएं व्यक्त हो रही है, ये भाव पक्ष होता है। और कला पक्ष का मतलब ये होता है कि उनकी जो कविताएं होती है उसमें किस प्रकार की कला यानी कि अलंकार, किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, ये उनकी क्या होती है कला पक्ष होता है। भाव पक्ष मतलब वो क्या कहना चाहते हैं अंदर से। तो ये होगा हमारा भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या है, उनके भी 2-3 पॉइंट लिखना है। नंबर 1, मानवीय संबंधों का चित्रण किया है रचनाओं में। मानवीय संबंधों का चित्रण मतलब मानव के जो संबंध है ना उनका क्या किया है, चित्रण किया है। दूसरा, राजनीतिक खोखलेपन पर प्रहार किया है। मतलब राजनीतिक खोखलेपन का मतलब ये होता है जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस प्रकार स्वार्थपन चल रहा है, उस पर क्या किया है इन्होंने रचनाओं में प्रहार किया है। तो यह है राजनीतिक खोखलेपन पर प्रहार। और पहला है मानवीय संबंधों का चित्रण, जो मानव के संबंध होते हैं, भाई बहन का, माता पिता का, इस टाइप के संबंधों का क्या किया है इन्होंने, चित्रण किया है। तीसरा, इनकी रचनाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यह है ये साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, किसी भी चीज में रूढ़िवादी और अंधविश्वास को नहीं मानते थे, साइंटिफिक तरीके से सोच के उसी हिसाब से ये रचनाओं में शब्दों का यूज करते थे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उनका भाव पक्ष में क्या है, मानवीय संबंधों का चित्रण है, राजनीतिक खोखलेपन पर प्रहार है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब इसके बाद में आते हैं हम इनके कला पक्ष पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम कला पक्ष पे। अब इसके बाद आते हैं हम कला पक्ष पे। तो हमारा है कला पक्ष। कला पक्ष में आता है भाषा और किस प्रकार के छंदों अलंकारों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाषा। तो भाषा क्या है इनकी, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। अभी आपने पिछले जो कवि थे उनका भी पढ़ा था, तो उसमें भी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, साथ में जिसमें अंग्रेजी, ये पॉइंट सेम है दोनों का, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग। फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग। इसके बाद में दूसरा है अलंकार। ये पॉइंट दोनों का सेम ही रहेगा। अलंकार, अलंकार में क्या है, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि का प्रयोग किया गया है। ये अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, जब हम अलंकार ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी की तब हम इन अलंकारों को अच्छे से देखेंगे। तो हमारा है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये अलंकार और ये दोनों पॉइंट आप उनमें और इनमें पहले वाले कवि में ये दोनों को सेम डाल सकते हैं, ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसके बाद साहित्य में स्थान पढ़ते हैं। साहित्य में स्थान इनका क्या है, साहित्य में स्थान
हर कवि का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। ये आखिरी लाइन तो आपको लिखना है, हर कवि का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है और इनकी रचनाएं प्रेरणादायक है। ये पॉइंट आपको डालना है, कोई भी कवि आ जाए। तो ये पॉइंट में आगे अब हमारा साहित्य में स्थान को लिखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साहित्य में स्थान। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, आप चाहें तो पिछले वाला पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं, बस उसको हालाबाद को हटा के बाकी सेम लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में इनकी रचना हिंदी साहित्य में अनमोल विरासत है। अनमोल विरासत है। अनमोल विरासत है। इनकी प्रेरणादायी रचनाओं से इनकी रचनाएं समाज में चेतना का कार्य करती है। बस इस पॉइंट को, और इसके बाद एक और पॉइंट आप इसमें मन से कोई सा भी बढ़ा सकते हैं। और इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, वही लिख सकते हैं, इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय स्थान है। कभी कभी क्या होता है, लिखने में थोड़ा बहुत शब्दों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो सारी चीजें एकदम से कभी कभी शब्द में ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उनको समझ सकते हैं। तो इनका क्या है, इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अनमोल विरासत है। इनकी रचनाएं समाज में चेतना का कार्य करती है। हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। तो ये हमारे दूसरे कवि भी यहाँ पर हमारे कंप्लीट। हमारे जो तीसरे कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा रघुवीर सहाय जी। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये 2023-24 में आया है। तो क्या है, रघुवीर सहाय जी का परिचय कहाँ देना है। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। सेम टू सेम रहेगा हमारा ये क्वेश्चंस। तो अब हम इनकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, रचनाएं लिखेंगे। और रचनाओं की भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा किस प्रकार हम इनकी क्या लिखेंगे, रचनाएं लिखेंगे। तो इनकी रचनाएं हैं हमारी, इनकी रचनाएं हैं रचनाओं में नंबर 1 पर है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। दूसरे नंबर की जो हमारी रचना है वो है हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसो 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 जल्दी हंसो। इसके बाद लोग भूल गए हैं। तीसरी है लोग भूल गए हैं। तो आप इसे इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो, जैसे आपके पड़ोस में किसी का नाम रघुवीर सिंह जी है तो उनका आप नाम रिलेट कर सकते हो कि सीढ़ियों पर धूप। मान लो उनके घर पे कोई छत है तो वहां पर क्या है, सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। तो आप इसको ट्रिक बनाकर भी क्या कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति छत की सीढ़ियों पर बैठा है तो उससे बोल रहे हैं सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, और फिर क्या, लोग भूल गए हैं। तो आप इनको ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं। ये हमारे रघुवीर सहाय जी हो गए। अब इनके बाद में अब इनकी भाषा शैली पर आते हैं हम। तो इनकी भाषा शैली क्या है, ये रचनाएं मैं रफ कर देता हूं।
अब इनकी भाषा शैली पर आते हैं हम। तो इनकी भाषा शैली है, सबसे पहले भाषा शैली में हम लिखेंगे इनका भाव पक्ष। सबसे पहले लिखेंगे हम इनका भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या क्या आता है? इन्होंने भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। भ्रष्टाचार का क्या किया है? चित्रण किया है रचनाओं में। काय का चित्रण किया है? भ्रष्टाचार का चित्रण किया है रचनाओं में। इसके बाद में इन्होंने मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण किया है। मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण किया है। इन्होंने मध्य वर्गीय जीवन का क्या किया है? चित्रण किया है, यानी भ्रष्टाचार का चित्रण और मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण किया। मध्य वर्ग का मतलब होता है मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, मध्य वर्गीय जीवन उसको बोलते हैं। तो मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण किया है, भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। इसके बाद में अब आते हैं हम इनके कला पक्ष पे। तो मैंने बताया भाव पक्ष मतलब उनकी जो भाव क्या है रचनाओं में, भ्रष्टाचार के ऊपर है, मध्यम वर्गीय जीवन पर है। अब कला पक्ष में क्या आता है? कला पक्ष में आता है उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, किस छंद का, किस रचना का प्रयोग किया है, किस अलंकार का प्रयोग किया है, ये उनका कला पक्ष होता है। तो आते हैं हम उनके कला पक्ष में। तो कला पक्ष में सबसे पहले हम उनकी क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे। ये मैं पहले रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आते हैं हम कला पक्ष पे। कला पक्ष, तो कला पक्ष में हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे हम इनकी क्या? भाषा। तो भाषा कैसी थी इनकी? सेम शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, यानी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसमें तत्सम तद्भव विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें तत्सम तद्भव विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग। तो इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम तद्भव विदेशी भाषा के शब्दों का भी क्या किया है? प्रयोग किया है। अब इनकी शैली पर आते हैं। तत्सम तद्भव विदेशी, विदेशी भाषा का मतलब ये होता है कि जैसे अब ट्रेन है, इसके बाद में न्यूज़पेपर होगा, ये सब विदेशी भाषा हुई। तो ये विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का मतलब ये है, इन तीनों ने इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये तीनों उत्तर प्रदेश में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का ही प्रयोग होता है ज्यादातर, तो इसलिए इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी क्या किया है? इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनकी जो शैली है, शैली को समझते हैं। शैली क्या है इनकी? इनकी जो शैली है व्यंग्यात्मक शैली है। कैसी शैली है? व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली है। व्यंग्यात्मक शैली का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। व्यंग का मतलब होता है एक प्रकार से उनको ताने देना, या फिर आज के समय में बोलते हैं ना नॉर्मल कमेंट कर रहा है मेरे ऊपर, तो व्यंग करते थे। काय पे व्यंग करते थे? भ्रष्टाचार पर व्यंग करते थे कि भैया सरकार किस प्रकार से चीजों को कर रही है और समाज में क्या चल रहा है, तो ये व्यंग करते थे। तो ये व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनके बाद में अलंकार पे आते हैं हम। अलंकार में है हमारा सेम अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का क्या किया है? प्रयोग किया है। अब बचा है हमारा केवल साहित्य में स्थान। तो देखिए भाषा सेम टू सेम है, तीनों की एक ही लिख सकते हो। शैली इनकी अलग है, इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अलंकार का प्रयोग इन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि का प्रयोग किया है। अब आपको एक चीज समझ में तो आ गई होगी कि भाव पक्ष और कला पक्ष में क्या लिखना होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब साहित्य में स्थान सेम लिख सकते हो। साहित्य में स्थान, इनकी रचनाएं प्रेरणादायक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साहित्य में स्थान में आप क्या लिखोगे? साहित्य में स्थान में लिखना है हमें
तीसरा पॉइंट है हमारा साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में आपको क्या लिखना है वो समझिए। तो साहित्य में स्थान में लिखना है इनकी रचनाएं समाज में, सेम पॉइंट लिख सकते हो, चेतना का कार्य करती है, चेतना का कार्य करती है। इसके बाद में कोई पॉइंट, इनकी हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्य में रचनाएं अनमोल विरासत है, इनका एवं इनका अद्वितीय स्थान है, एवं इनका साहित्य, हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। ठीक है साथियों, हमने ये साहित्य में स्थान भी पढ़ लिया, हमने ये 3 कवियों को पढ़ा है। इन 3 कवियों को आप इसी प्रकार लिखकर आओगे, बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इनमें क्या है, हमने 2 रचनाएं, 2 की जगह हमने 3 से 4 रचनाएं की है। इसके बाद में भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, हमने जो नोट्स हैं बिल्कुल बुक और गाइड का बिल्कुल शॉर्ट करके यहाँ पर नोट्स आपको उपलब्ध कराया है। आप आगे भी इसी प्रकार क्लास को आप कंटिन्यू रखिए, आपको पूरी हिंदी यहाँ पर कवर करवा दी जाएगी। इसके बाद में हर सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो और आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।